कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हम सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो दोनों में ही बहुत सारी कमियां थी। जैसे लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटी, स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन दोनों टाइप के बिजनेस में पाई जाती थी। कंपनी की मेरिट्स क्या रहेंगी और डीमेरिट्स क्या रहेंगी, आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं, जिससे कि बाकी की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इसको कंपेयर करना आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं मेरिट्स ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहली मेरिट है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। अगर लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो एक पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडिंग में दोनों ही टाइप के बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। मींस अगर एक फर्म बंद हो जाती है तो उसके ओनर को अपनी पर्सनल एसेट को बेचकर फर्म की लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ कंपनी, एक शेयर होल्डर अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर के लिए ही लायबल है। यहाँ पर देखिए, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर लायबल टू पे अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर परचेज्ड बाय देम। मान लीजिए एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, कंपनी ने 6 रुपये यहाँ पर अप्लीकेशन के लिए एंड अलॉटमेंट के लिए मांग लिया है, बट यहाँ पर 4 रुपये अभी तक मांगा नहीं गया है। ये जो कंपनी ने अब तक मांगा नहीं है, इसे ही हम कहते हैं अनकॉल्ड अमाउंट। तो एक कंपनी सिर्फ अनकॉल्ड अमाउंट के लिए ही लायबल रहेगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर है, जितना शेयर की कीमत होगी उतना ही। मान लीजिए अगर कंपनी ने पहले ही सारा पैसा मांगा हुआ है तो कंपनी और पैसा नहीं मांग सकती। इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड लायबिलिटी है। क्योंकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है, इस वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल देखता है और इनकरेज होता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। इस तरह से यहाँ पर बेनिफिट उठाया जा सकता है लिमिटेड लायबिलिटी का। आगे है हमारे पास शेयर ट्रांसफरेबल फैसिलिटी। शेयर ट्रांसफरेबल फैसिलिटी पार्टनरशिप में नहीं होती। एक शेयर होल्डर अपने शेयर को जब चाहे वो ट्रांसफ़र कर सकता है, उसे किसी प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है बाकी के मेंबर से। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप ऐसा नहीं था। एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर अपने शेयर को अपनी मर्जी से किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसमें सभी पार्टनर्स की रजामंदी का कंसेंट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर फ्री है, वो जब चाहे अपने शेयर को किसी भी पर्सन को सेल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। एनी शेयर होल्डर ऑफ द पब्लिक कंपनी, यहाँ पर याद रखिएगा हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, कैन ट्रांसफर हिज शेयर freely without the approval of the other members. On the contrary, in the partnership, partners can transfer his interest only with the prior approval of the other partners. The facility of transfer of share make the investment liquid. यहाँ पर एक शेयर होल्डर को काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है। जब चाहे वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है और जब चाहे वो बिजनेस से डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है और उस बिजनेस से बाहर निकल सकता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी है। इसके बाद हम चलते हैं कॉन्टिन्यूटी। तीसरी हमारे लिए मेरिट है कॉन्टिन्यूटी। जहां हम सोल ट्रेडिंग की और पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो वहां पर कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती। अगर मैं सोल ट्रेडिंग की बात करूं, मान लीजिए मैं एक सोल ट्रेडर हूं और मेरी आने वाली संतानें, मेरे बच्चे नहीं चाहते मेरे ही बिजनेस को कंटिन्यू रखना, तो ऐसे में बिजनेस की एग्जिस्टेंस फ्यूचर के लिए नहीं बनी रहेगी। और दूसरी तरफ अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा नहीं है। काफ़ी बार एक पार्टनर को हम नए पार्टनर को इंटर नहीं करवा पाते और पुराने पार्टनर रिटायर होकर या डेथ होने के से चले जाते हैं और नए पार्टनर नहीं आ पाते। इस वजह से पार्टनरशिप फर्म का फ्यूचर जो है खतरे में हो जाता है और धीरे धीरे आगे जाकर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी कंटिन्यूटी रहेगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द लाइफ इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर डेथ हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, इन सभी केसेस का फर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चलती रहेगी। उसके बाद हमारे पास मेरिट है स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। यहाँ पर ग्रोथ और एक्सपेंशन का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की या सोल ट्रेडिंग की बात करें तो वहाँ पर सफिशिएंट कैपिटल नहीं थी। सफिशिएंट कैपिटल ना होने से, सफिशिएंट मैनेजरियल स्किल ना होने की वजह से ग्रोथ की प्रोस्पेरिटी बहुत ही कम थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करना चाहता है कंपनी बिजनेस बिकॉज ऑफ सफिशिएंट कैपिटल, तो वो कर सकता है
कंपनी को ग्रो करना और एक्सपेंड करना काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल की इतनी कमी नहीं है, सफिशिएंट मैनेजरियल कैपेबिलिटी है एंड लिमिटेड लायबिलिटी है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक बिजनेस जो है लार्ज स्केल पर बेनिफिट उठाए जा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द कंपनी, यहाँ पर लार्ज स्केल पर बिजनेस करने के लिए फंड्स अवेलेबल है। इट रिड्यूस पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। आप जैसे इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा सिद्धांत जानते हैं, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। इससे हमें बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज मिलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है जिससे बिजनेस को ग्रो करने में और एक्सपेंड करने में आसानी होती है। एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से ग्रो और एक्सपेंड किया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर फंड बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा फंड होने की वजह से कंपनी एक्सपर्ट्स को हायर कर सकता है और कंटिन्यू रख सकता है। ऐसे में उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर एक्सपर्टाइज्ड मैनेजरियल स्किल्स को यूज़ किया जा सकता है। कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ बिजनेस सक्सेसफुल बाय मेकिंग यूज ऑफ मॉडर्न मैनेजरियल टेक्निक्स। हम ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजनेस को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। बट इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप ये नहीं हो सकता क्योंकि सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में स्किल्स की कमी होती है। मैनेजर पार्टनर्स ही होते हैं और यहाँ सोल ट्रेडर के केस में भी ओनर ही क्या होता है, मैनेजर होता है। वो एक्सपर्ट को हायर नहीं करते। ऐसे में यहाँ पर एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम दिखाई नहीं देता। ये सारी थी मेरिट्स ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चलते हैं लिमिटेशन, क्योंकि किसी चीज़ को अच्छे से जानने के लिए उसके फायदे और नुकसान दोनों ही चीज़ें जानना जरूरी है। अब सबसे पहले हमारे पास लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। जहाँ सोल ट्रेडिंग को और पार्टनरशिप फर्म को बनाना बहुत ही आसान है। किसी प्रकार की इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन बनाना जरूरी है। बट अगर हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसे बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्टी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लीगल हर्डल्स हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। उसके चलते हुए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे एओए, एमओए बनाना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन की मिनिमम कंडीशन पूरी ना हो पाए तो कंपनी को वो सारा पैसा वापस भी करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ फॉर्मेशन जो है कंपनी का वो आसान नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज इटसेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एक्टिविटी। ये बहुत ही ज़्यादा महंगी एक्टिविटी है। जहाँ सोल ट्रेडिंग को और पार्टनरशिप को आप जब चाहे शुरू कर सकते हो, उसमें कोई खर्च नहीं है। Many documents are to be prepared and deposited to the office of registrar. The completion of these legal formality consumed much more time and money. ये बहुत ज़्यादा टाइम और मनी खर्च करने वाला है। इसके अंदर हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस, 3 मेन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और इन मेन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है। नॉर्मली बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। इसके बाद है हमारे पास लैक ऑफ सीक्रेसी। जहां अगर हम बात करें पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडिंग में बहुत सारी सीक्रेसी थी। अगर हिंदू अनडिवाइड फैमिली की भी बात करें तो वहां पर भी सीक्रेसी एक फैमिली तक ही रहती है। बट इन द केस ऑफ कंपनी कोई भी सीक्रेसी नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनी को हर चीज़ पब्लिकली अनाउंस करनी पड़ती है। कितने फायदे हुए, कितने नुकसान हुए, इवन वो बैलेंस शीट को अपने पब्लिश भी करती है पब्लिकली। ऐसे में कंपनी के पास कोई भी सीक्रेसी रहती ही नहीं है, हर चीज़ पब्लिक के सामने है। According to the Company Act, a public company has to publish its accounts and deposits many important document in the office of registrar. Anybody can see these document after paying prescribed fees. एक prescribed fees देने के बाद कोई भी इन डॉक्यूमेंट को देख सकता है। In this way, nothing can be remain secret so far the company concerned. जब हम कंपनी की बात करें तो कुछ भी सीक्रेट यहाँ पर रहता ही नहीं है। आगे हमारे पास लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी। ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए मोटिवेट करता है। एक सोल ट्रेडर को और पार्टनरशिप में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वहाँ पर वो मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा काम करने के लिए, जिससे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बढ़े। बट इन द केस ऑफ कंपनी, यहाँ ओनर मीन्स शेयर होल्डर मैनेजमेंट से अलग है। यहाँ पर सेपरेट होते हैं मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। इस तरह से मैनेजर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, हैंड ओवर कर दिया जाता है ओनर के द्वारा कंपनी की भाग दौड़ को संभालने के लिए। द डायरेक्टर मेक अपॉइंटमेंट फॉर सैलरीड क्लास एम्प्लॉय। डायरेक्टर सैलरी क्लास एम्प्लॉय को यहाँ अपॉइंट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर शेप देने के लिए। क्योंकि वो लोग खुद सैलरी क्लास एम्प्लॉय हैं
तो उनमें इतना इंटरेस्ट या इंथुजास्टिज्म नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए, जितना कि हम सोल ट्रेडिंग बिजनेस में और पार्टनरशिप में देखते हैं। इस तरह से यहाँ लैक ऑफ डायरेक्ट मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। एम्प्लॉयज़ को उतनी सैलरी मिल ही जानी है जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उससे कम नहीं मिलनी है। इस वजह से यहाँ पर यह देखा जाता है कि मोटिवेशन की कमी पाई जाने की वजह से वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। इसके बाद है हमारे पास एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। पब्लिक कंपनी के केस में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। वेरियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड, अलग अलग टाइप की डे टू डे एक्टिविटी में एक कंपनी के ऊपर अलग अलग टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जिसके अंदर इंक्लूड है लीगल रूल्स को पूरा करना, सेंडिंग वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेजना, टाइम टू टाइम हैविंग कंपलसरी ऑडिट करवाना, पब्लिश करना एनुअल इनकम्स रिकॉर्ड या एनुअल अकाउंट्स को पब्लिश करना, चेक करना ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ऑल दीज थिंग्स रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। इस तरह से कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और हमें लीगल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है जो कंपनी की इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए, और ये लीगल एक्सपर्ट्स का खर्चा बढ़ जाता है। इस तरह से ये वेरी कॉस्टली वर्क हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास डिले इन डिसीजन। जहां हम सोल ट्रेडिंग की बात करें और पार्टनरशिप फर्म की बात करें, वहां डिसीजन क्विकली होते थे, फास्टर होते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं। इन द केस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डिसीजन डिले होता है, क्योंकि एक डिसीजन को एक हर्डल नहीं, बहुत सारे हर्डल मीन्स बहुत सारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे डिसीजन भी हमारा लेट होता जाएगा। क्विक डिसीजन can be taken in the case of sole trading and partnership, but it takes more time to take decision in the company organization because of the existence of various level of management and the calling the meeting of get resolution passed for taking decision। हमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, यहाँ पर क्विक डिसीजन नहीं पाई जाती। यही एक रीजन है, यहाँ पर क्विक डिसीजन नहीं पाई जाती, इससे हमारा सारा वर्क स्लो हो जाता है। आगे हम बात करें, इसके बाद है हमारे पास ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट का मतलब है कुलीन तंत्र, यानी मैनेजमेंट जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, हमारी आइस को पूरी तरह से वॉश कर दिया गया है। अब देखिए क्या होता है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास टोटल शेयर का 20% से ज़्यादा हिस्सा है, वो मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरह से कुछ लोगों के पास ही मैनेजमेंट की सारी पावर्स होती हैं, शेयर होल्डर के पास ज़्यादा पावर नहीं होती, और वो ही डिसीजन लेते हैं। यहाँ महसूस जरूर होता है कि यहाँ पर पूरी तरह से डेमोक्रेसी है, खुल के डिसीजन लिए जा रहे हैं, बट बाकी के जो शेयर होल्डर है मीन्स जो छोटे शेयर होल्डर है जिनके पास 1%, 2%, आधा % है, वो बड़े शेयर होल्डर की पपेट्स बन के रह जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से करप्ट जैसा महसूस होता है। फॉर द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट इट इज ओनली एन आई वॉश। ये बस दिखावे की बात है, ऐसा है नहीं। ऐसे में हमें जहां पर महसूस जरूर होता है कि एक जो मैनेजमेंट है वो सभी के सभी शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट की जाती है, बट ऐसा नहीं होता, रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ऑफ द शेयर होल्डर डू नॉट नो वेयर देयर हेड ऑफिस। काफी बार तो ये भी पता नहीं होता कि शेयर होल्डर को उनका कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है। इस सिचुएशन में जो बड़े शेयर होल्डर हैं बाकी छोटे शेयर होल्डर को एक पपट की तरह यूज करते हैं। हम यहां कह सकते हैं जो दिखता है वो एक्चुअल में है नहीं। आगे हमारे पास है कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। कंपनी के पास बेसिकली 2 टाइप के इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। ये दोनों ही इन्वेस्ट करते हैं, बट दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग कैसे रहता है। जहां डिवेंचर होल्डर ये चाहता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा रिजर्व रखे जिससे कि उसको फायदा हो, वो सिक्योर रहे, अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो डिवेंचर होल्डर को पूरा पैसा मिलेगा। बट शेयर होल्डर क्या चाहता है, शेयर होल्डर डिविडेंड चाहता है, प्रॉफिट का हिस्सा चाहता है। ये चाहता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट दे। इस तरह से दोनों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जहां पर कंपनी की मेरिट्स और डीमेरिट्स है। तो आप इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो
कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी मेरिट और डिमेरिट पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल के बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी है, बट जहां पर छोटे लेवल की बात करें तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा अच्छा सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।